आज हम लोग खास तौर पर बीएड के बारे में बात करेंगे। बीएड से रिलेटेड वे सारी बातचीत करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। टीचर ट्रेनिंग कोर्स एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एनसीटी के द्वारा जो चलाया जाता है। उसमें कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं बच्चों के पास, जो कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वो अवगत नहीं हो पाते। आज हमारे साथ आलोक सर हैं और जो 15 ईयर से बीएड ट्रेनिंग के मैनेजमेंट को देख रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड टीचर ट्रेनिंग जो एसोसिएशन है उनमें भी एक मेंबर है और साथ ही साथ एक लंबे समय से बीएड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में, हमारे प्लेटफॉर्म पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि वी आर फ्रॉम झारखंड। और झारखंड में जो बीएड की स्थिति है आप बिल्कुल उससे अवगत होंगे और उसी उसकी डेटा भी आपके पास है। जिसे हमारा पिछला जो कन्वर्सेशन हुआ था आपसे, आपने बताया था कि क्या क्या समस्याएं बीएड से रिलेटेड अभी आ रही है खास तौर पर झारखंड में। तो सर, हम आज बीएड से रिलेटेड में सारी बातें करना चाहेंगे। सबसे पहले एक सर बातचीत है, देख रहा हूं, मैंने देखा है, जो इस बार मैंने देखा अभी हमारे झारखंड में सर, जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 13,700 सीटें हैं। 137 कॉलेजेज है झारखंड में, आपके प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस। और उसमें जो अप्लाइड जो बच्चे थे वो लगभग 80,000 थे, लेकिन होना तो था 13,700। तो ये बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर बीएड के क्षेत्र में। मैं जो देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सभी चाहते हैं कि बीएड करें। तो ऐसे में सवाल उठता है सर, जो आपसे जानना चाहते हैं कि उन किन विद्यार्थियों को बीएड करना चाहिए और किन विद्यार्थियों को बीएड नहीं करना चाहिए। पहला ये देखिए कि इच्छा और जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। दूसरी बात ये होती है कि इंसान को स्वभाव से जुझारू होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम किसी को कह दें कि नहीं आप बीएड नहीं कर सकते, तो वो एक बार में हार मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन ये टेक्निकली तो ये पहला तो ये क्राइटेरिया जो एनसीटी ने लगा रखा है कि जिसके ग्रेजुएशन में 50% से कम है वो अब बीएड वो तो एडमिशन ही नहीं ले सकते। ये तो पहली बात है। तो वो अगर कोई नहीं कहता है कि हम यहाँ से करवा देंगे, वहाँ से करवा देंगे, ये करवा देंगे, उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये एनसीटी की ऑल इंडिया की मिनिमम एडमिशन लॉ है कि जिसमें 50% से कम अगर ग्रेजुएशन में आपका हो तो आपकी एडमिशन नहीं हो। तो पहले तो वो लोग एडमिशन ही ना लें। दूसरे वो लोग ना लें जो शिक्षण कार्य में जिनको इंटरेस्ट नहीं है। बीएड करने के बाद आपको एक टीचर बनना है। तो एक टीचर की ड्यूटी कमिटमेंट वाली होती है, पंक्चुअल वाली होती है, थोड़ी डिसिप्लिन वाली होती है, थोड़ी ग्रेविटी वाली होती है, थोड़ी सीरियसनेस वाली होती है। अगर इंटरेस्ट है आपको इन सब कामों में, टीचिंग में जरा सा इंटरेस्ट है, तो बोलते हैं जहाँ रुचि होती है वहाँ बहुत कुछ होता है। इंटरेस्ट आपको डिराइव करता है। तो ऐसे लोग आए जो थोड़ा सा मजाकिया टाइप के हैं या जो थोड़ा सा फनी करियर चाहते हैं, थोड़ा सा कॉमर्शियल टाइप के हैं, वो लोग थोड़ा बीएड में ना आए, तो उनका समय बचेगा। मैं भी जहां तक देखता हूं कि कई सारे लोग हैं जो बीएड करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि सर ने कहा है कि अगर आप टीचिंग में या एजुकेशन सेक्टर में आप इंटरेस्ट रखते हैं, पठन एवं पाठन में आपको मन लगता है और आप इसमें आनंदित महसूस करते हैं, तभी आप बीएड में एडमिशन लें। सर, बीएड में जो अभी लेटेस्ट जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है, एनसीटी ने क्या सर आपकी तय की है? देखिए, जहाँ तक एनसीटी का सवाल है, उसने एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रखे हैं 50%, और दो क्राइटेरिया को उसने अप्रूव किया है। एक तो स्टेट, जो आपको स्टेट लेवल पे जो इसकी अप्रूवल है, वो एनसीटी की कोई अपनी इसकी प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। एनसीटी ने कहा है कि राज्य सरकार जिस क्राइटेरिया पे एडमिशन लेना चाहेगी, अब राज्य सरकार क्या क्या क्राइटेरिया पे ले सकती है, या तो वो एंट्रेंस एग्जाम करा के ले सकते हैं या डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे ले सकते हैं, मेरिट लिस्ट बना के। तो ये दोनों ही चीजें हो रही थी पूरे देश में। डायरेक्ट मार्क्स बेसिस का था, जिसके आधार पे स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में बच्चे अप्लाई करते थे, उनकी मेरिट लिस्ट निकलती थी ग्रेजुएशन और मैट्रिक से लेके थ्रू आउट जो एकेडमिक रहता था। और उसके बाद आपका उनका एडमिशन होता था, जो टॉप में 100 कैंडिडेट होते थे उनका। नॉर्मली 100 सीट होते हैं कॉलेज में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें कहीं ना कहीं शिकायत आने लगी कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ लिपापोती हो रही है। दूसरी ये चीज़ भी थी कि भाई कहीं ना कहीं इसमें हक छीनने जैसा भी एक सवाल आया कि किसी कारण से
जैसे किसी ने मैट्रिक अच्छा किया, किसी ने ग्रेजुएशन अच्छा किया, लेकिन बदकिस्मती से इंटर के समय में उसकी कोई स्थिति अच्छी नहीं थी, इंटर में किसी तरह उसका कम मार्क्स आ गया, तो कोई भी व्यक्तिगत परिस्थिति हो सकती है, स्वास्थ्य की परिस्थिति हो सकती है, इसके कारण से उसका हक न छीन लिया जाए। तो इसलिए इसको चुनौती दी गई और तब फिर इस चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको निर्धारित किया कि जल्द से जल्द सारे राज्य, जितने भी राज्य हैं भारतवर्ष के अंदर, वो सारे बीएड में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा पद्धति को अपनाएं और इसके लिए टाइम फ्रेम दिया गया 3 से 4 सालों के बीच में अपनाएं। कुछ प्रोग्रेसिव राज्य हैं, उन्होंने बहुत जल्दी अपना दिया। धीरे धीरे करते करते ये आज के डेट में अगर 1-2 राज्य को छोड़ दें और केंद्र शासित कुछ प्रदेशों को छोड़ दें, तो मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द स्टेट्स जो हैं, जिसमें कि बिहार, झारखंड भी हमारा शामिल है, वो सब प्रवेश परीक्षा के आधार पे ही नामांकन लेंगे। अर्थात कि आपको राज्य सरकार एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है, उस प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्र ही बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि वे विद्यार्थी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में स्कोर करते हैं या मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनके बाद उनका काउंसलिंग होता है और उनके थ्रू से एडमिशन होता है, लेकिन वे विद्यार्थी जो पिछले 2 साल से, है ना, आपका प्रयास कर रहे हैं और उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा है या फिर वे काउंसलिंग में नहीं जा पा रहे हैं, तो उन विद्यार्थी और वे बीएड करने के काफी इच्छुक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या कोई विकल्प है? देखिए, पहले एक चीज सभी को समझना पड़ेगा, ये जो 2 साल का पीरियड जिसको आप कह रहे हैं सेशन 2020 का साल, जिसमें एडमिशन 2020 में होने थे और जो एडमिशन 2021 में होने वाले हैं, इसको आप एक अलग से देख के चलिए। ये इस वक्त जो पूरी देश और दुनिया की जो पैटर्न है, इसको आप नॉर्मल पैटर्न से कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें क्षण क्षण पे स्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से ही आदमी काम चलाओ डिसीजन लेता है और वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ 1 साल या 1 बार के लिए ही होता है। जैसा आपने देखा था कि यूजीसी ने कहा कि केवल हम फाइनल एग्जाम लेंगे और बाकी कोई एग्जाम नहीं लेंगे। सीबीएसई ने केवल कहा कि हम 12 का एग्जाम लेंगे, 10 का भी नहीं लेंगे, 11 का भी नहीं लेंगे, सारे स्टेट बोर्ड का। तो ये एक सामयिक परिस्थिति है, इसमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है कि अगर मेरा एक बार नहीं हुआ तो दोबारा नहीं होगा। किसी कारण से अब परीक्षा, जैसे मैंने कहा कि एंट्रेंस के बेस में ही ये था कि वैसे लोग जिनका कहीं ना कहीं मार्क्स किसी कारण से अच्छे रहे पढ़ाई में, लेकिन ग्रेजुएशन के एग्जाम के समय बीमार पड़ गए, कोई कारण घटा जिसके कारण उनका काम आ गया, तो क्या भविष्य में उनको मौका नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। लेकिन फिर वही कि अब तो प्रवेश परीक्षा हो नहीं पा रही है, तो फिर उनको मौका कहाँ मिलेगा? जिस मकसद से इसको एंट्रेंस किया गया था, वो पर्पस अभी तो सॉल्व नहीं हुआ है। 2020 में, 21 में भी अब उम्मीद कम है कि ये हो पाएगा। 2020 को हम लोग 71 मांग रहे थे, तो वैसे ही लोग सफर करें जो पढ़ाई में बचपन से बहुत अच्छे रहे, अच्छा कर सकते हैं, उनमें मादा है कि वो एंट्रेंस को क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन जैसे ही आप ये काउंसलिंग वाली सिस्टम जो आप कह रहे हैं, ये वो सिस्टम है जो झारखंड सरकार ने पिछली दफे 2020 के लिए अपनाया कि भाई हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले सकते और आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्क्स है उसी के आधार पर हम आपको सीट अलॉट कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही पुरानी पद्धति आ गई, मेरिट लिस्ट वाली। ठीक है, तो अभी तो फिर उसी में इसलिए बहुत से लड़कों को थोड़ा सा हतोत्साहन हुआ है, लेकिन वो हौसला बनाए रखें। 2021 में उनका एडमिशन निश्चित रूप से हो जाना चाहिए और फॉर्म पर जब भरें तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें कि किस कॉलेज में वो भर सकते हैं, कहाँ पे उनका एडमिशन हो सकता है रैंकिंग के हिसाब से। तो अगर वो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेंगे तो निश्चित रूप से उनको सहायता मिलेगी, इसका मार्गदर्शन की उनको आवश्यकता पड़ेगी। जो भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, वो देखिए क्या होता है कि झारखंड में 135 अभी सही सीटें हैं, सही कॉलेजेज हैं, तो बच्चे, हर बच्चा टॉप के कॉलेज में अगर डाल देगा तो उसको निराशा ही हाथ लगेगी। तो इसलिए बच्चा अपनी मार्क्स को देखे और उस मार्क्स के आधार पर अगर उसको विशेषज्ञ बताते हैं कि आप इस जगह अगर ट्राई करते हैं तो आपके होने का चांस ज़्यादा है, तो उनमें उसको सफलता मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, 1-2 का नाम भी मैं जान रखा हूँ, अभी यहाँ पे मेरा बताना उचित नहीं होगा, लेकिन आप उनको नेट में सर्च करेंगे, मिलेंगे। काफ़ी विशेषज्ञ हैं वो लोग और काफ़ी अच्छा काम किया उन लोगों ने 2020 में। तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, तो सही से फॉर्म भरेंगे, सही कॉलेज करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं होने के। लेकिन 2021 में भी लगता यही है कि जो पैटर्न 2020 में था उसी आधार पे आएगा। जी सर, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है सर, ये रंजन शाह है,
उनका एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत सारे बच्चों को लेकर सर एक कंफ्यूजन होता है। झारखंड में और बिहार के बच्चों के पास एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। वे क्वेश्चन कर रहे हैं सर कि झारखंड से ही बीएड करना जरूरी है क्या? झारखंड से के बाहर बीएड नहीं कर सकते हैं क्या? और अगर झारखंड के बाहर से अगर बीएड करते हैं तो क्या झारखंड सरकार टेट की जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होती है उसमें वो बैठने के लिए देगी या नहीं देगी? इनका सर कहने का मतलब है कि बाहर से अगर हम बीएड करते हैं तो झारखंड में उसका वैलिड होगा या नहीं होगा। हाँ, देखिए समस्या बहुत विचित्र है और थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कि अगर ये एक सवाल उठता है तो कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले हम ये देखें कि झारखंड के बच्चे कितने हैं जो बाहर से इंजीनियरिंग करते हैं? झारखंड के बच्चे कितने हैं जो बाहर से मेडिकल करते हैं? हज़ारों लाखों की संख्या में हैं। उनके मन में ये सवाल कभी नहीं उठता है कि हम आईआईटी दिल्ली से कर रहे हैं, आईआईटी यहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं। उनके मन में ये सवाल कभी क्यों नहीं उठता है कि हम इंजीनियरिंग बाहर से कर रहे हैं तो झारखंड में वैल्यू होगा कि नहीं? हम डॉक्टरी बाहर से कर रहे हैं तो झारखंड में वैल्यू होगा कि नहीं? ये दुर्भाग्य है बीएड का, ये दुर्भाग्य है कि इसमें थोड़ी-सी राजनीति और कानूनी पेचीदगियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं और इस कारण से लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है। ये सब नहीं तो आप देखिए कि केवल बीएड को ही क्यों, आप देखिए कि तमाम तरह के पढ़ाई सोशल आर्ट्स से लेके, म्यूजिक से लेके, आर्किटेक्चर, नर्सिंग सब बाहर-बाहर से कर रहे हैं और आके यहाँ जॉब ले रहे हैं सरकारी। आप अगर झारखंड में जो सिलेक्शन है डॉक्टर्स का, वो देखिए आप बाहर से पढ़े हुए कितने डॉक्टर है ये करके, सबका होता है। तो पहला तो वैलिडिटी पे कोई सवाल होता ही नहीं है। हाँ, इसमें राजनीति का ही कहीं न कहीं इनपुट आता है। जभी भी इस तरह की कोई बातें आती हैं, तो राजनीतिक कारण ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस राजनीतिक कारणों से ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगाता है। और आप एक चीज़ देखेंगे, पूरे एक मैं बात बताऊँ आपको 2017 में सुप्रीम कोर्ट में 53 केस थे एनसीटी के खिलाफ। देश के विभिन्न टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों की तरफ से एनसीटी विद्यालय के खिलाफ 53 केस, किसी भी और एसोसिएशन जो भी एआईसीटी है उसके खिलाफ इतने केसेस नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट भी हर तरफ था कि इतने केसेस क्यों। और देखिए कहीं कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट हो, उसमें बीएड कॉलेज का 2-4 केस हर महीने लगा ही रहता है। क्यों लगा रहता है? तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्णय बीएड में लिए जाते हैं प्रशासन सरकार के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटीज के द्वारा, जो कहीं न कहीं संविधान की जो मूल भावना है उससे मैच नहीं खाती। और जब जब ये बात समझ में आती है तो इसको कोर्ट में चुनौती दी जाती है और इसका सबसे बड़ा इसमें पहलू ये भी है कि ज़्यादातर ये चीज़ें जो हैं सरकार ज़्यादातर देखें सरकार के विरुद्ध गए हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा राजनीति का समावेश होता है। तो इसीलिए इन्हीं सब कारणों से ये दिग्भ्रमित हुए हैं कि कहीं वैलिडिटी होगी कि नहीं, कहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है, आप कहीं से भी बीएड करेंगे तो भारत एक देश है। और फिर आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे फिर आपके लिए भी मैं थोड़ा-सा एक सवाल छोड़ता हूँ कि आप कहते हैं कि मैं झारखंड का हूँ, बिहार से बीएड करके वापिस झारखंड में आ सकता हूँ। पूरा देश आपका है, आप झारखंड में हैं, बिहार से बीएड करके बिहार में भी नौकरी क्यों ना करें आप? दिल्ली में नौकरी क्यों ना करें? दिल्ली में क्या बिहार के शिक्षक नहीं? सेंट्रल स्कूलों में बिहार के झारखंड के शिक्षक नहीं? सब जगह ओपन है, सारी एक कहीं न कोई बाध्यता नहीं है। जो भी बाध्यता आती है राजनीतिक कारणों से आती है। अभी आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में जो है, अभी नया मामला है, मराठा आरक्षण दिया गया 10% अलग। 100 में तो 50% आरक्षण है ही, 10% का मराठा आरक्षण दिया। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं भाई, ये 50 की जगह नहीं 10 ही होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो राजनीतिक कारणों से होती हैं और उसका ये संबंध है नहीं। आप निश्चित रूप से कहीं से भी बीएड करें, कहीं से भी करें, कानून तो यही कहता है। अब उसके बाद प्रशासन उसमें कुछ इफ एंड बट करती है तो इसको तो कोई रोक नहीं सकता। फिर आपके लिए न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेना होता है और बहुत से बीएड लाइन में कॉलेजेज, शिक्षक, छात्र को जाना पड़ता है। पैरा टीचर का भी मामला देखिए हाई कोर्ट में पहुँच जाता है। शिक्षकों का मामला दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से और शिक्षक कॉलेजों का मामला न्यायिक प्रक्रिया में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि एनसीटी के सर एक जो सवाल आती है कि ऐसा बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, अक्सर हम लोग भी काउंसलिंग में होते हैं तो एक डाउट उनको लगा रहता है कि वो बाहर से बीएड करेंगे तो शायद उनको वैलिड नहीं देगी। लेकिन आपने सर बहुत अच्छे तरह से एकदम स्पष्ट तरीके से कहा है आपने कि राजनीतिक का समावेश के कारण से इस तरह से बातें उठती है। लेकिन सर अगर मान
सर किसी भी चाहे वो झारखंड से कर रहे हो या बिहार से कर रहे हो, उत्तर प्रदेश से कर रहे हो, एमपी से कर रहे हो, हरियाणा से कर रहे हो, पंजाब से कर रहे हो, लेकिन वे विद्यार्थी उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड है, वहीं से उनको बीएड करना चाहिए। क्या एनसीटी ने ऐसी कोई क्राइटेरिया बनाई है जिससे आम बच्चों को इसकी जानकारी मिल सके और वो जो दिग्भ्रमित होते हैं उनका दिग्भ्रमित होने का कारण भी समाप्त हो सके? देखिए, ये सब दुविधाएँ आज से 10 साल पहले थी, पिछले 5 साल में ये इस तरह का खत्म हो गया है। लोगों को ये कन्फ्यूजन अब नहीं रहा कि कहाँ पे कौन कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है। इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो एनसीटी ने सारे स्टेट वाइज़ सारे कॉलेजेज़ का नाम दे रखा है। सारे स्टेट वाइज़ और स्टेट के साथ कोर्स वाइज़। जैसे झारखंड है, तो उसमें बीएड के कौन-कौन कॉलेज हैं, उसकी एक अलग लिस्ट है। डीएलएड के कौन-कौन कॉलेज है, उसकी अलग लिस्ट है। एमएड के कौन-कौन कॉलेज है, उसकी एक अलग लिस्ट है। इस तरह से स्टेट वाइज़ एनसीटी के साइट पे सारे का दिया हुआ है, ठीक है? तो ये आप एनसीटी के थ्रू हो जाता है। एक और चीज़ होती है एफ़िलिएशन, जो कि आपको यूनिवर्सिटी या स्टेट बोर्ड से लेना होता है। तो इसके लिए भी सब बहुत अब आसान हो गया है। जैसे मैंने कहा कि जब काउंसलिंग के थ्रू अब आपकी एडमिशन होती है, चाहे वो मास बेसिस पे हो या फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, तो आप उन्हीं कॉलेज को पिक कर सकते हैं जो कॉलेज गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। गवर्नमेंट नॉन अप्रूव्ड कॉलेजेस का ऑप्शन ही आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। तो कम से कम ये दुविधा में अब आप नहीं फँसने वाले हैं। बस इधर-उधर की बातों में बहुत ज़्यादा ना आएँ, प्रॉपर तरीके से जाएँ। एनसीटी के साइट पे आप जाके जिस भी स्टेट में अगर आप बिहार में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बिहार में जाएँ, बीपीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बीपीएड पे क्लिक करें, लिस्ट आ जाएगा कि कौन-कौन कॉलेजेस हैं, फिर उसी कॉलेज में आपको एडमिशन जी सर, विद्यार्थियों को एनसीटी के वेबसाइट को विजिट करना है। जैसा शिक्षक सर बता रहे हैं कि एनसीटी के वेबसाइट में वो तमाम कॉलेजेस जो अप्रूव्ड है, जिनको रिकॉग्नाइजेशंस मिली है एनसीटी के थ्रू से, वे सारे कॉलेजेस वहां पर लिस्टेड हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। अगर एनसीटी के साइट में, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के साइट में उन तमाम कॉलेजेस के नाम है तो वैलिड है, और आप किसी भी राज्य से हैं तो आप किसी अन्य राज्य में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि बीएड कॉलेज व एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज, यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए।